पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मिथ है 2 दिन तक चलने वाला पीरियड एबनॉर्मल है। ये मिथ है। नॉर्मल पीरियड साइकिल 21 दिन से 35 दिन तक हो सकता है। अगर इससे कम या फिर इससे ज्यादा होता है तो यू नीड मेडिकल केयर। ये फैक्ट है। पीरियड से पहले और पीरियड के बाद जो स्पॉटिंग होती है वो नॉर्मल है। ये भी फैक्ट है। पीरियड्स के दौरान आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये मिथ है बिकॉज बहुत ओकेजनली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी ड्यूरिंग पीरियड्स इंटरकोर्स हो जाती है। इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। उन सभी सवालों के आंसर हम डॉक्टर से जानेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू वेलनेस अड्डा ऑफ एनबीटी, एक ऐसा सेगमेंट जहां बात होती है आपकी वेलनेस की, आपकी हेल्थ की और आपकी तंदुरुस्ती की। सो आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर प्रतिभा सिंगल, डायरेक्टर क्लाउड9 हॉस्पिटल नोएडा। डॉक्टर प्रतिभा, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रतिभा को 40 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज अ गायनाकोलॉजिस्ट। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आज हमारे साथ हमारे 3 बहुत ही खास साथी भी मौजूद हैं, रत्ना, अक्षरा और सुधीर। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत में आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ, या फिर जिसे आप पीरियड हेल्थ भी बोलते हैं। सारे सवालों पर बात होगी, सारे सवालों के आंसर जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन आंसर का जो राउंड है वो शुरू करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो पीरियड से रिलेटेड परसेप्शंस हैं वो ओवर द इयर्स कितना चेंज हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि बिलीव्स के रूप में या फिर जो प्रैक्टिसेस हम अपनाते हैं उनमें अभी कितना चेंज होना बाकी है? पिछले बहुत सालों में ये बहुत रैपिडली चेंज हुए हैं विद एजुकेशन एंड लोगों का मॉडर्नाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस सैनिटरी प्रोडक्ट्स। बहुत साल पहले और आज भी डेंस रूरल एरियाज में जब लड़की को मेंसेस होता है, चाहे पहला हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, या वुमेन ऑफ द हाउस मतलब हाउस लेडी को मेंसेस होता है, तो उनको ये शर्म आती है बताने में मैन ऑफ द फैमिली को, लाइक भाई या पेरेंट्स, फादर और ग्रैंडफादर, कि मेंसेस हो रहा है। तो वो छुपाया जाता है, वो शेम मानी जाती है और सीक्रेसी मेंटेन होती है, बिकॉज उनको लगता है कि ये लेडीज की चीज़ है, ये आदमियों को नहीं पता लगनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि आज भी काफ़ी रूरल एरियाज में मेंसेस में लड़की को किचन में नहीं जाने दिया जाता था। उसका एक तो ये था साइंटिफिक रीज़न कि उस दौरान लड़की को रेस्ट मिल जाता था, बिकॉज रूरल एरियाज में पुराने ज़माने में लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी किचन में, हाउस होल्ड वर्क में। तो उनको ये तरीका था कि उस दौरान उनको रेस्ट मिले ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लो वगैरह बैलेंस होके होते हैं। लेकिन इसको ये सोचना कि वो अनहोली है, क्लीन नहीं है, इसलिए किचन में नहीं जाएगी, ये गलत है। इसी तरीके से लड़कियां जब मेंसेस में होती हैं, आज भी अर्बन एरियाज में, बहुत इलाइट एरिया लाइक नोएडा और दिल्ली में भी लड़कियां मंदिर में नहीं जाती हैं, टेम्पल्स में नहीं जाती हैं। इस बात का मुझे कोई साइंटिफिक रीज़न आज तक नहीं मिला, बिकॉज टेम्पल ना जाना या मंदिर में ना जाना मेरे को बहुत साइंटिफिक नहीं लगता है। आजकल पूरी सफाई मेंटेन होती है, हाथ धुलते हैं, सब कुछ रोज नहाते हैं, कपड़े चेंज होते हैं, तो किसी भी तरीके से वो अनक्लीन नहीं है कि मंदिर ना जा पाए। बट फिर भी ये वाला मिथ आज भी फॉलो हो रहा है। बहुत साल पहले लड़कियों के लिए जब मेंसेस होते थे, एक्सेप्ट घर का कोई भी कपड़ा यूज़ करना बहुत कॉमन था। सैनिटरी टॉवल्स अवेलेबल नहीं थे। मेंस्ट्रुअल कप्स तो बहुत दूर की बात है, वो तो अब अर्बन एरिया में भी अब अवेलेबल हुए हैं। टैम्पून्स काफ़ी टाइम से अवेलेबल हैं, लेकिन रूरल एरियाज में पुराने ज़माने में ये सब कुछ नहीं था। लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो घर का कपड़ा जो भी है यूज़ करें, या तो उसको फेंक दें या धो के रखें और अगले टाइम फिर से यूज़ करें। vis-a-vis नाउ, एक तो ये है कि लड़कियां बहुत अवेयर हैं कि जब उनको मेंसेस होना है, पहले से वो तैयार होती हैं इस बात के लिए, उनको पूरी नॉलेज होती है और उनको ये बता दिया जाता है बाय पेरेंट्स एंड स्कूल एंड बहुत सारी मैगजीन्स एंड मीडिया कि उन्हें कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो जब पहली बार उनको मेंसेस होते हैं, उनको कोई इमोशनल टर्मोइल नहीं होता है, दे आर बैलेंस्ड, दे नो हाउ टू हैंडल, और बाकी मदर्स उनको बताती हैं। स्कूल में फ्रेंड्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, आजकल स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाती है, तो वो हर तरीके से तैयार हैं। उनके लिए वेरियस सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक पैड्स ऑफ वेरियस वैरायटी, मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पून्स, तो वो यूज़ करती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं। एंड आजकल वो शाइनेस नहीं है
कि ब्रदर को ना पता लगे या फादर को ना पता लगे या ग्रैंडफादर को ना पता लगे। अगर मदर चुप भी रहना चाहती है, लड़कियां इतनी मॉडर्न है, वो खुद ही बोलती हैं भाई मैं डाउन हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे कोई बोलना नहीं, मेरे को इरिटेशन हो रही है। तो एज अ रिजल्ट ये फैमिली में डिक्लेयर हो जाता है। और मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बार आजकल फादर्स आते हैं लड़कियों को लेकर कि मैडम इनको, मेरी बेटी है ये 10 साल की है, इसको मेंसेस शुरू हुए हैं, तो आप जरा बता दीजिए। रादर देन के मदर लेकर आए, आजकल फादर लेके आते हैं। सम टाइम मेरे को ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि बड़ा भाई लेकर आ रहा है। बेशक हम लोग आज भी थोड़ा एम्बेरस फील करते हैं अगर भाई लाता है या फादर लाता है, बट यस, चेंजिंग ट्रेंड के साथ हम लोग बहुत खुल के बात करते हैं और उन्हें सब समझाते हैं। दूसरी है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हर जगह मीडिया में, मैगजीन्स में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो लड़कियां बहुत वाइडली पढ़ती हैं, स्कूल में सेक्स एजुकेशन होती है, फ्रेंड से बात करते हैं, तो लड़कियों की नॉलेज बहुत वाइड हो गई है। अब सीक्रेसी वाला फैक्टर खत्म हो गया है। एंड ड्यूरिंग मेंसेस ऑल्सो दे डू ऑल देयर एक्टिविटीज। ओनली मेडिकली जो आगे हम बताएंगे आपको कि हमें उन लड़कियों को क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए या किस डिग्री तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो मैं अभी सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आपके होंगे तो मैं आंसर करूँगी। तो ये चेंजिंग ट्रेंड है जो कि हम लोगों ने देखा है अपने ज़माने में। मैम, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि समय बहुत बदल गया है और पीरियड के टॉपिक को लेकर बहुत ओपननेस आ गई है। इनफैक्ट आजकल हम ऑफिस में भी कलीग्स के बीच में भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हम बहुत ओपनली इस टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि आज भी पीरियड को लेकर छोटी बच्चियों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उन्हें भले ही बुक से पता चल जाएगा, उन्हें भले ही थोड़ी सी बड़ी होंगी, मोबाइल एक्सेस मिल जाएगा तो उससे पता चल जाएगा, लेकिन आज भी ऐसे कई घर हैं जहाँ पर इसे लेकर बहुत हेजिटेशन सा रखा जाता है। मेरा ये सवाल है, अगर मान लीजिए एक माँ अपनी बेटी को इसके बारे में बताना चाहती है, उसे एजुकेट करना चाहती है, तो वो सही उम्र क्या होती है, किस एज में उसे ये इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए और कैसे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि माँ देना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि उसे खुद ये कभी अपनी माँ से नहीं मिला, तो वो कैसे अपनी बेटी को बताए कि ओके ये इस एज में पहुंच गई है, अब मुझे इसे इस तरीके से बताना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, मैं बताऊंगी कि मैं बहुत लेडीज को अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ कि आपको लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए, ताकि पीरियड जब शुरू हो वो तैयार रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है कि जब एक बच्ची जो ग्रो कर रही है, उसका जब ब्रेस्ट बड आता है, उसके 2 साल के बाद उसको पीरियड्स होते हैं। यूजुअली ये प्रैक्टिस है और साइंटिफिक भी है, ठीक है। तो उस समय मदर को चाहिए, अगर वो खुद नहीं बता पा रही है तो उसको टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए। मीडिया और मैगजीन से बेटर होता है कि टीचर या मदर उसको समझाए। मदर काबिल नहीं है तो ग्रैंड मदर्स कई बार समझा पाती हैं। उसको ये बताना है कि मेंसेस क्यों होते हैं, उसको कैसे अपने को संभालना है और उसके बाद क्या रिस्क होते हैं, उसको अवेयरनेस देनी चाहिए। यू कैन गेट प्रेग्नेंट, so you have to maintain your knowledge and you have to maintain your restraint for that. So इस तरीके से लड़कियों को अवेयर करना पड़ेगा। मैम, ये तो माँ की बात हुई कि माँ कैसे हेल्प आउट कर सकती है, लेकिन मैं पूछूं कि अगर मेंस हम फादर हों या बड़े भाई हों या छोटे भाई हों, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लम? जब भी हमारी कोई बहन या हमारे घर की कोई महिला पीरियड्स के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स फेस करती है, तो एज ए मेन हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं और कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं? देखिए, कन्विंस में तो ये है कि एज अ मैन और लड़कियां फैमिली में उनको आप मेंटल सपोर्ट दे सकते हो कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है और आप अपने को लुक आफ्टर करिए। अगर वो कुछ स्कूल नहीं जा पा रही है तो उसमें सपोर्ट करिए, ठीक है आज छुट्टी ले लो, कल चले जाना। अगर वो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल के साइकिलिंग करके जाए तो आप उसको स्कूल ले जा सकते हैं। बाकी सैनिटरी केयर और पेरिनियल हाइजीन वो तो डेफिनेटली मदर ही करेगी, बट आप उसको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर पहली बार हो रहा है और वो घबरा रही है, कई लड़कियां इमोशनल होती हैं, दे स्टार्ट क्राइंग कि हाँ पीरियड हो गया, अब क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगी, तो आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप अपनी मम्मी की, टीचर की हेल्प लीजिए अपने को कैसे संभालना है। मैम, जब पीरियड्स की शुरुआत की बात होती है कि जब लड़कियों को मेंसेस शुरू होते हैं,
तो एक ये भी देखा गया है कि जो एज है प्यूबर्टी की वो कम हुई है। पहले जहाँ 13 साल एक एवरेज एज हुआ करती थी, अभी वो 10 साल तक आ गई है। इसका कोई खास कारण है, ऐसा क्यों है? हाँ, और ये अगर ये एज कम है, अगर आपको कम एज में मेंसेस शुरू हो रहे हैं, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है, या इस बारे में आप क्या क्लैरिटी दें? हाँ, ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है। WHO की गाइडलाइंस और WHO के लिटरेचर ने भी ये बताया है कि जो एज पहले 12.8 होती थी एवरेज एज, अब 12.3 हो गई है। हमारे इंडियन सिनेरियो में भी हमने देखा है कि लड़कियां पहले 13 to 15 के ड्यूरिंग मेंसेस होते थे, जैसे आप बता रही हैं, लेकिन आजकल 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल में कॉमन है। इसका एक रीज़न तो ये है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारी लड़कियों का बढ़ गया है, तो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है। फिर वेरियस डिजीजेस, हार्मोनल डिजीजेस पहले से होती हैं, लाइक PCOD, तो उसमें अगेन ईस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो अर्ली मेंसेस का रिस्क रहता है। दूसरा ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट फास्ट हो गया है, बिकॉज स्कूल में लड़कियां बात करती हैं, मूवीज देखती हैं, इंटरनेट पे लिटरेचर पढ़ती हैं रिलेटिंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी। अभी आप देखेंगे OTT में बहुत मूवीज आती हैं जहाँ सेक्स इज ओपन, दे आर शोइंग ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज ओपनली। तो इन चीज़ों से इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ब्रेन की मैच्योरिटी होती है, बिकॉज मेंसेस आर कंट्रोल राइट फ्रॉम ब्रेन अप टू ओवरीज, और जब ब्रेन की मैच्योरिटी होगी तो हार्मोनल लेवल सिक्रीट होने लगेंगे और ओवरीज विल स्टार्ट फॉर्मिंग एग्स एंड द मेंसेस विल स्टार्ट। तो ये एक मेजर रीज़न है कि ये जल्दी होने लगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी का क्या नुकसान है? एक तो बहुत छोटी बच्चियां होती हैं, 8 साल की, 9 साल की, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनके मेंसेस शुरू हो गए। शुरू में उनको कई बार समझ नहीं आता है हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स। उनको इमोशनल टर्मोइल होने लगता है, रोने लगती है, हर महीने रोती हैं, स्कूल नहीं जाना चाहती, कभी कभी वो फ्रेंड से भी नहीं बात करना चाहती, बिकॉज उनको लगता है बहुत जल्दी हो गया। तो ये इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है। फिर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, लाइक PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, जल्दी शुरू हो गया तो जल्दी ऑनसेट हो जाता है। जल्दी पीरियड्स की वजह से लॉन्ग टाइम है जब लड़कियों के मेंसेस हो रहे हैं। आजकल मेनोपॉज भी डिले हो गया है। मेनोपॉज जो पहले 40-45 में आता था, अब 45 to 55 की एज आ गई है, और हमें काफ़ी लेडीज मिलती हैं जो 55 पे भी नहीं आए, तो उनको हम बोलते हैं भाई डू समथिंग, आप इसको लेके बैठो मत। तो जब लंबा समय हो गया लाइफ स्पैन का कि जब पीरियड्स हो रहे हैं, मोर ईस्ट्रोजन्स इन द बॉडी, तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, यूट्राइन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क इज टीनेज प्रेगनेंसी। जब लड़कियां जल्दी मेंस्ट्रुएट करने लगी हैं, एग फॉर्मेशन हो गया है, then with in changing style of the country, more sexual activity at young age, तो there is a risk of teenage pregnancy. So इसके लिए भी उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, which has to be done by mothers, schools, and of course even brothers and fathers can do it. आजकल ओपन माहौल है घरों में, ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है। brothers can make them sit कि बेटा ये अब आप बड़ी हो गई हैं, तो आप बॉयज़ के साथ इन्वॉल्व होंगी तो रिस्क रहेगा। तो अपने अपने तरीके से हमें बच्चों को काउंसिल करना चाहिए। डॉक्टर, आपने अभी मेंशन किया कि जो लड़कियों की एज थी वो पीरियड्स वाली वो कम हो गई है, तो ऐसे में उनको मेंटल प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत हो जाती है, मतलब वो हैंडल नहीं कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। सो ऐसे में सैनिटरी जो हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन किया जाए? कुछ टिप्स आपकी तरफ से जो सबको फॉलो देखिए, करनी चाहिए। सैनिटरी हाइजीन, चाहे वो 9 साल की बच्ची को मेंसेस शुरू हो, चाहे 13 साल की या एक एडल्ट वुमन, सैनिटरी हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले पैड्स जब फर्स्ट 2 days 3 days हैवी होता है तो पैड शुड बी चेंज एवरी 4 hours रफली। WHO गाइडलाइन है 4 to 8 hours, बट हम लोग बोलते हैं अगर हैवी हो रहा है, जो यंग एज में हैवी होता भी है, कई लड़कियों को चाइल्ड बेयरिंग एज में भी हैवी होता है, तो मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ कि 3 to 4 hours में पैड चेंज करो। एवरी टाइम दे गो टू द वॉशरूम फॉर चेंजिंग पैड्स, उनको अपने को ठंडे पानी से, ज़रूरत हो तो साबुन से वॉश करना चाहिए। वाइपिंग द बॉडी शुड बी फ्रॉम फ्रंट टूवर्ड्स बैक, ताकि कोई एनल कंटेमिनेशन ना हो और वेजाइना में इन्फेक्शंस ना हो। बार बार पैड चेंज करके, वॉश करके, ड्राई करके, दे शुड कीप चेंजिंग देयर पैड्स। पैड दे कैन यूज ईदर कॉटन पैड्स और ब्लेंडेड पैड दैट आर अवेलेबल। Some of them like to use shampoo, that also has to be changed. And if menstrual cups अगर यूज हो रहे हैं तो उनको भी बार बार एम्प्टी करके, वॉश करके यूज करना चाहिए। दूसरी ये बात है कि अगर वो नहीं चेंज करेंगी, एक तो इन्फेक्शन का रिस्क है,
और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड पैड में सोक कर रहा है और पैड हैवी हो गया है तो उसकी वजह से बॉडी में ओडर आने लगता है, स्मेल आने लगते हैं ब्लड की, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वो लेवल नहीं आना चाहिए। लड़कियों को समझाना होगा कि फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करो। उसके बाद कभी भी कोई सेंटेड पैड या परफ्यूम नहीं यूज करने चाहिए। वॉश करने के लिए केवल सिंपल वाटर इज मोर देन इनफ। ठीक है, एक तो ये हाइजीन हो गई। उसके बाद सेक्स एक्टिविटी ड्यूरिंग मेंसेस अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। अगर अवॉइड नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट कॉन्डोम्स यूज होने चाहिए, बिकॉज मेंसेस में पीएच बदलता है और उसमें इन्फेक्शन जाने का रिस्क होता है। सो दे हैव टू यूज कॉन्डोम्स एंड मेंटेन देयर सेक्सुअल हाइजीन। मैम अभी एक आपने वर्ड यूज किया पीएच लेवल। पीएच इज एसिडिक और एल्कलाइन। राइट। नॉर्मली वजाइना का और वल्वा का पीएच एसिडिक होता है तो उसमें बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाते हैं, लेकिन मेंसेस में ये पीएच एल्कलाइन हो जाता है और उससे बैक्टीरिया ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। तो मैम इससे जुड़े आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकने लगे हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि पीएच लेवल बैलेंस कर दिया जाएगा और आपको यही वजाइना के लिए वॉश करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो मैम आपका क्या टेक है, क्या ये बच्चियों को शुरुआत से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए? देखिए, मैं पर्सनली केमिकल्स के अगेंस्ट हूँ। हमें उनको ये समझाना चाहिए सिंपल साबुन और पानी बहुत है, जिससे वॉश करो, अपने आप को साफ रखो। इसके अलावा उनको रोज नहाना चाहिए, कपड़े कंफर्टेबल पहनने चाहिए, रात में अपना हैवी पैड लेकर प्रॉपर पैंटी, चाहे वो साइकिल शॉर्ट्स पहन ले ताकि प्रोटेक्टेड रहेंगी, कपड़े सॉइल नहीं होंगे और इवन बेडशीट सॉइल नहीं होंगी। हर स्कूल में और घरों में लड़कियों के लिए टॉयलेट ज़रूरी है जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, जहाँ वो कंफर्टेबली अपने को वॉश कर लें, पैड चेंज कर लें और पैड को एक ड्राई डस्टबिन में इकट्ठा कर दिया जाए। और वंस इन अ डे जब डस्टबिन खाली किए जाते हैं तो उनका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सड़क पे गिर रहे हैं और डॉग्स उनके साथ कर रहे हैं। जैसे एक ज़माने में विलेजेस में मैंने देखा है कि आप गांव में जाओ तो सैनिटरी पैड्स और कपड़े डॉग्स के साथ घिसट रहे हैं। वो सब आजकल हमें मेथड्स हैं। गवर्नमेंट इस बात को बहुत प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन लगाई हुई है स्कूलों में, जहाँ 5 रुपए का एक पैड मिलता है। उनका डिस्पोजल का मेथड गवर्नमेंट हर स्कूल में इंश्योर कर रही है। एटलीस्ट हम अर्बन एरिया में देख रहे हैं। और जहाँ तक रूरल एरियाज है, मैंने बहुत लोगों से बात की है, उन्होंने बोला है स्कूल में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। बेशक अभी 100% लेवल हमारे यहाँ नहीं आया। तो सैनिटरी हाइजीन इस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कपड़ों का ध्यान रखें, लूज पहने, पैंटी, आजकल डिस्पोजेबल पैंटीज भी आती हैं। अगर लड़कियों को लगता है हमें ये स्टेन हो जाएंगे, पैंटीज वॉश नहीं करना है, तो डिस्पोजेबल पैंटीज यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एंड थ्रो वाली पैंटी, स्टेन हो गई तो फेंक दो, अदरवाइज 10-12 घंटे में एक पैंटी यूज़ कर लो। सो इस तरीके से प्रोडक्ट्स बहुत अवेलेबल हैं हमारे देश में। हर शहर में, हर गांव में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ऑल्दो आई डोंट से कि मेंस्ट्रुअल कप हर जगह होगा या टैम्पून हर जगह होगा, बट सिंपल सैनिटरी पैड्स हर जगह अवेलेबल है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन ग्रेजुअली अवेयरनेस आ रही है। अब जैसे एक मूवी थी अक्षय कुमार की, हाँ, तो उसमें उसने बहुत ओपनली सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और वो एड मूवीज़ में शुरू में आता भी है कि भाई स्मोक क्यों कर रहे हो आप, उसमें पैड में खर्च करो, तुम्हारी वाइफ बीमार नहीं होगी। बिकॉज सैनिटरी हाइजीन नहीं मेंटेन करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक तो सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, अगर पैड चेंज नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। फंगल इन्फेक्शंस होती हैं अगर ड्राई ना रखें। ट्राइकोमोनासिस समथिंग बहुत कॉमनली स्प्रेड इन्फेक्शन है। और एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है जो कि बहुत रेयर है, लेकिन ये जाना जाता है कि लड़की बहुत सिवियर सेप्सिस में चली जाती है एंड शी गेट्स वेरी सिक एंड लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना मेंटेन करें। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक टॉपिक ऐसा हो गया है, पिछले 2-3 साल से हर फोरम पे डिस्कस हो रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रमोट कर रही है स्कूल्स में, और बहुत अच्छी बात है कि हमारी यंग जनरेशन एज वेल एज उनके साथ एल्डर जनरेशन भी अवेयर हो रही है। जो मदर्स ने पहले इतना नहीं जाना था तो वो अपनी बच्चों को भी नहीं एजुकेट कर पाई, आज वो खुद होशियार हो गई हैं और अपने बच्चों की केयर करती हैं। मैम पीरियड्स के दौरान ज़्यादातर 3 ऑप्शंस लड़कियां प्रेफर करती हैं, एक है सैनिटरी नैपकिन्स, एक टेम्पॉन्स और एक मेंस्ट्रुअल कप। आपको क्या लगता है सबसे सेफ कौन सा ऑप्शन है टीनेज गर्ल्स के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए जिनका सिटिंग जॉब है, जो बहुत लंबे आवर्स तक बैठी रहती है?
देखिए टीनेज गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पून्स तो मैं नहीं एडवाइस करूंगी, दे हैव टू यूज पैड्स ओनली, बट वंस लड़की सेक्सुअली एक्टिव है शी कैन यूज टैम्पून, बिकॉज वर्किंग लड़कियों के लिए टैम्पून्स में भी गुड, दे डोंट सोक योर क्लोथ्स, और जाके वॉशरूम में आराम से चेंज हो जाता है। और अगर वन कंफर्टेबल है कोई तो मेंस्ट्रुअल कप भी अच्छे हैं, बट उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करना, अपने आप को एसेस करना कि कितनी देर में ये भर जाएगा, तो वो हर लड़की को अपने आप देखना पड़ेगा ताकि वो ओवर स्पिल होके आपकी हाइजीन न बिगाड़ दे। जब मेंसेस के दौरान खान पान का कैसा ध्यान रखना चाहिए, या मैं एक बिल्कुल पर्टिकुलर सवाल ये पूछना चाहूँगी कि किस तरह का खाना आपको नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, जो आपको आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है? देखिए ड्यूरिंग मेंसेस ऐसा कोई खाना मैं नहीं बोलूँगी जो नहीं खाना चाहिए, बट जनरली बिकॉज पेन होता है, यंग लड़कियों को ज़्यादा पेन होता है, चाइल्ड बेयरिंग एज में भी पेनफुल मेंसेस काफ़ी कॉमन है, तो उस दौरान थोड़ा हल्का खाना खाएं, फैट्स फ्राइड ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मेंसेस हो रहे हैं, तो यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऊपर से आपने हैवी खाना खा लिया तो ब्लोटिंग हो जाएगी, फ्लैटुलेंस हो जाएगी, अनकंफर्टेबल फील करेंगी। तो उनको एडवाइस यही किया जाता है कि आप 3-4 दिन जो हैवी फ्लो के डेज होते हैं उसमें अपना हल्का खाना खाइए, फैट फ्राइड हैवी फूड्स ना खाइए, ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। डॉक्टर आपने यहाँ पर पेन की बात की, बहुत जनरल है, हर किसी को पेन होता ही है पीरियड में। बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जो मेडिकेशन प्रेफर करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो दवाई नहीं लेना चाहती, वो चाहती हैं कि भाई किसी और तरीके से हमारा दर्द ठीक हो जाए। तो क्या कुछ आप ये recommend बहुत करेंगे? कॉमन है, लड़कियां हमें अप्रोच करती हैं, कभी मदर्स लेके आती है कि मैम ये स्कूल नहीं जा पाती है। देखिए सबसे पहला तो ये है कि हेल्थ लाइफस्टाइल सही होना चाहिए, रेगुलर उसको एक्सरसाइज एंड योगा करनी चाहिए, अपना वेट बैलेंस रखना चाहिए, ट्राई टू कीप BMI 25 पर, हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा जंक फूड फास्ट फूड्स ना खाएं, अपना पौष्टिक खाना खाएं, जिससे उनका बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ, उनकी बॉडी हेल्थ मेंटेन होती है। लाइट योगा ड्यूरिंग मेंसेस भी करना, वॉक करना पेन डेफिनेटली कम करती है। मेडिसिन ना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकती हैं, हीटिंग पैड बैक पे या एब्डोमेन पे यूज़ कर सकती हैं, उससे पेन काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। अगर मैं ये भी बोलती हूँ लड़कियों की जिस समय ज़्यादा पेन हो रहा है, एक आइस पैक लगा लो पेट पर तो पेन कम हो जाएगा, और कुछ घंटे बाद फिर हीटिंग कर लो, हीटिंग से डेफिनेटली पेन कम। एक ये भी है, कुछ घरों में टर्मरिक मतलब हल्दी अदरक ये दिया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इससे पेन कम होगा, लाइक मेथी दाना, अजवान। तो एक तो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में इनसे थोड़ा फ्लो इम्प्रूव कर जाता है, और हो सकता है उनका ये थॉट प्रोसेस है कि पेन कम हो जाएगा, बट हम लोग का साइंटिफिक ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं तो पेन कम करेंगी। प्लस कुछ आयुर्वेदिक ऑयल्स भी हैं जो कि एब्डोमेन पे अप्लाई करने में पेन कम हो जाता है, और ऑफ कोर्स फिर कोई भी पेन किलर वो जो उनको सूट करता है। ज़्यादा पेन है या स्कूल जाना ही है, एग्जाम है, वो स्कूल नहीं अवॉइड कर पा रही हैं, या हम वर्किंग लेडीज़ हैं तो भाई रोज़ तो आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, हर महीने तो आपको 5 दिन बहुत छुट्टी नहीं देगा, तो उस केस में लाइट पेन किलर, हीटिंग पैड और लाइट योगा ये सब करके बैलेंस कर सकते हैं पेन को। पीरियड्स के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट होता है, क्या ये सही है? नहीं, पेन किलर से प्रेगनेंसी पे इफेक्ट नहीं होता। देखिए पेन किलर चाहे मेंसेस में लो चाहे डे टू डे लाइफ में लो, हर पेन किलर का किडनी पे इफेक्ट होता है। मैं बहुत केसेस जानती हूँ जहाँ किडनी फेलियर हो गया है, और जब हम रिवर्स हिस्ट्री में गए तो उनकी फैमिली ने बोला कि ये तो दिन की 4-5 पैरासीटामोल खाती थी, या 4-5 बार आइबुप्रोफेन खाती थी, तो नेचुरली वो किडनी को डैमेज करता है। तो इसीलिए हम लोग पेन किलर जनरली अवॉइड करने को बोलते हैं, बट अगर कोई मजबूरी है तो 1 या 2 टैबलेट टू मेक कंफर्टेबल ले सकते हैं, अदरवाइज अपना इंडिजिनस मेथड से कंफर्टेबल रहना चाहिए। डॉक्टर यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी की बात हुई है तो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अक्सर जब भी पीरियड डिले होता है या फिर मिस हो जाता है तो हमको लगता है भाई प्रेगनेंसी है पक्का, हाँ। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता। नहीं, तो क्या कारण हो सकते हैं कि डिले होता देखिए है? सबसे पहला कारण तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी। दूसरी ये बात, जब लड़की के पीरियड शुरू होते हैं 2-3 साल लगते हैं पीरियड्स को रेगुलर होने में, तो अक्सर एक बार हुआ फिर 2-3 महीने नहीं हुआ, मदर डर जाती है, क्योंकि आजकल हर मदर के माइंड में एक फियर है कि भाई लड़की सेक्सुअली एक्टिव तो नहीं हो गई है, प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है,
और ये सिलसिला चलता रहता है हम लोगों के साथ, हर ओपीडी में 1-2 मरीज ऐसा आता है। तो हमें ये समझाना है कि 3 साल तक, कभी कभी 2 साल तक पीरियड रेगुलर होने में टाइम लगता है और पीरियड इरेगुलर रहेगा। सिमिलरली जब बेबी होता है किसी को, एक तो वो दूध पिला रही है तो उससे एग फॉर्मेशन नहीं होता है, पीरियड डिले होते हैं। प्लस अगर दूध नहीं भी पिला रही है, फ्रेश डिलीवरी के बाद 1 साल लगता है मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर होने में बहुत लड़कियों में। तो ये एक कारण होता है कि प्रेगनेंसी नहीं है बट फिर भी वो डर गए बिकॉज पीरियड मिस हो गया। ये तो नॉर्मल बातें हो गई। नाउ कमिंग टू अदर थिंग्स, एक तो ये है कि सडनली किसी ने वेट लूज किया, डाइट क्रैश कर दिया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सडन वेट लॉस हो गया, उससे पीरियड बंद हो जाते हैं। या सडनली वेट गेन कर लिया, तो एक साइलेंट पीसीओडी की कंडीशन होती है जो वो ऑब्वियस हो जाती है और वो पीरियड मिस होने लगते हैं, ऑल्दो देयर इज नो प्रेगनेंसी। उस केस में हम हमेशा पहले रूल आउट करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, तब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इरेगुलर पीरियड जब हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी मिस होना बहुत कॉमन है, और ये पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, दोनों के लिए खराब होता है कि प्रेगनेंसी होते हुए हमने मिस कर दिया। तो ये हो गया। फिर कुछ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, पिट्यूटरी ट्यूमर है ब्रेन में, तो उन सब चीज़ों में पीरियड डिले होते हैं। अगेन डिलेड पीरियड्स का वर्कअप करना हर डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जान लें कि क्यों पीरियड मिस हुआ है और उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे दें। फिर कभी कभी यूट्रस में साइनिके बन जाते हैं, एडिशन बन जाते हैं। अगर उसका कोई डीएनसी हुआ है या उसने अबॉर्शन किया है तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है, और जब साइनिके बन जाते हैं उसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसमें भी पीरियड डिले होने लगते हैं और कभी कभी बहुत कम भी हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका यूट्राइन फैक्टर हो गया। ओवरी में पीसीओडी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मोर और लेस ये कारण है कि जो बिना प्रेगनेंसी के भी पीरियड्स मिस हो सकते हैं। मैम, पीरियड्स नॉर्मल की हम बात कर रहे थे, तो एक सवाल मेरा ये भी है कि कई लड़कियां पीरियड्स डिले करने के लिए दवाइयाँ लेती हैं किसी भी वजह से, चाहे वो उनका शादी का पीरियड आ रहा हो, उन्हें हनीमून पे जाना हो, या फिर घर में कोई और शादी हो उसमें शरीक होना हो, तो ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, ये हम लोगों के पास बहुत फ़ोन आते हैं, लड़कियां आती भी हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि जब भी पीरियड पोस्टपोन करने हो, थोड़ा एडवांस में, लाइक पीरियड शुरू होने के 10वें दिन 11वें दिन मेडिकल सुपरविजन में दवाई लें। हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड डिले कर दिए जाते हैं जिससे, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन ही ले सकती हैं वो दवाई। ये नहीं है कि पूरा महीना दवाई खा रही हैं। उससे क्या होता है, बीच बीच में ब्लीडिंग होने लग जाती है बिकॉज हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब भी किसी लड़की को पोस्टपोन करना हो तो वो मेडिकल सुपरविजन में करे, गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, अपनी प्रॉब्लम बताए कि कब से कब तक वो डिले करना चाहती है, ताकि हम लोग कैलकुलेट करके और उसको बेयर मिनिमम मेडिकेशन में उसका काम करवा दें। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि शादी होने वाली है, पीरियड का टाइम आ रहा है, तो हम उनसे बोलते हैं भाई 2 महीने पहले आ जाओ, ताकि हम थोड़ा दवाइयाँ देकर प्रीपोन कर देंगे। बिकॉज नेचुरली शादी हुई, फिर हनीमून पे जाना है, नए घर में जाती है, एडजस्टमेंट चाहिए उसको, तो वी प्रेफर कि प्रीपोन कर दो, पर उसके लिए एडवांस प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैम, मैंने कहीं पढ़ा है ऐसा कि जो पीरियड ब्लड का जो कलर है वो भी काफ़ी कुछ बताता है, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे, किस तरह का कलर क्या बताता है, कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या कोई वो बीमारी भी इससे पता चलती है, या हेल्दी पीरियड ब्लड का कलर क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जब मेंसेस शुरू होता है डिस्चार्ज पिंकिश होता है, क्योंकि उसमें सर्वाइकल म्यूकस, थोड़ा टिश्यू और ब्लीडिंग शुरू हो रही है। बट ग्रेजुअली जैसे फर्स्ट डे का एंड या सेकेंड डे, थर्ड डे होता है, तो ब्लड इज यूजुअली ब्राइट रेड। ठीक है, अगर क्लॉट्स, अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्लॉट होके निकलता है, बिकॉज हमारा क्लॉटिंग सिस्टम उसमें फेल हो जाता है कंपैरेटिवली, और क्लॉट्स निकलने लगते हैं या ब्लड डार्क आने लगता है। दूसरी ये बात है, लड़कियों को ये समझना होगा, जैसे रात भर सोई हैं और उठी हैं तो वो सडनली ब्लड ब्लैक, उनको ब्लैक लगेगा। वो एक्चुअली ब्लैक नहीं होता है, बिकॉज कलेक्ट होके निकला है, तो वो कलेक्टेड ब्लड ब्लैक दिखता है और वो घबरा जाती है। बहुत लड़कियां बोलती हैं कि हमें ब्राउन मेंसेस होते हैं। ब्राउन मेंसेस कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये उनको फ्लो थोड़ा कम होता है, और वो जब कलेक्ट होके बाहर निकलता है, ऑक्सीजन से मीट करता है, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। बट इसका मतलब ये ज़रूर है कि फ्लो उनका एवरेज है और मे बी बिलो एवरेज है। अब हम आते हैं इन्फेक्शन में।
अगर ब्लड फ्लो में वो हमें ये बता रही है कि कुछ दही जैसा भी आ रहा है, तो इसका मतलब है फंगल इन्फेक्शन है और इन लड़कियों को इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर वो ये बोलती हैं कि मेंसेस में स्मेल है बहुत, तो हमें ये देखना होगा कि ये फ्रीक्वेंटली चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। कई बार देखा गया है कि नहीं, हम सुबह स्कूल पैड लगा के गए, आके चेंज किया। अगर 8 घंटे वही पैड लगा रहेगा तो नेचुरली स्मेल आएगी उसमें, तो ये हमें काउंसिल करना पड़ता है। लेकिन दूसरा कारण स्मेल का ये है कि इन्फेक्शन है अंदर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी ग्रीन है कभी येलोइश है, वो थोड़ा डेंजरस होता है और उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली हो जाना चाहिए ताकि यूट्रस का कोई इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, क्योंकि यूट्रस का इन्फेक्शन बढ़ने से बॉडी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। मैडम, इन्फेक्शन की बात की आपने, यूटीआई को लेके कहते हैं कि सिर्फ ये महिलाओं में होती है, तो सवाल है कि क्या पुरुष भी इन्फेक्टेड होते हैं यूटीआई से या ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं? पुरुष में इन्फेक्शन यूटीआई कम है बिकॉज यूरेथ्रा लंबा होता है, जी। फीमेल्स का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, तो इसलिए फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। डॉक्टर, जब हम पीरियड्स की बात करते हैं ना, तो पीसीओएस और पीसीओडी, ये इस पर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप आजकल बाहर निकलेंगी और लोगों से बात करेंगी तो हर इंसान जो है वो इससे त्रस्त है ही। तो यंगर जनरेशन में स्पेशली ये क्यों बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल करने का मेजर आप क्या बताएंगे? देखिए, पीसीओएस तो एक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है, वो सिंड्रोम कहलाता है। जब केवल अगर हमें अल्ट्रासाउंड में एक यंग लड़की आई 12-13 साल की, उसकी मदर लेकर आई कि एक अल्ट्रासाउंड कर दीजिए इनका, तो हम देखते हैं कि पीसीओएम पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, मतलब कि अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी का पैटर्न है, बट लड़की अभी मैनिफेस्ट नहीं किया है। जब मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, सिम्टम शुरू हो गए, मतलब वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स या हेयर ग्रोथ हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, तो इसको पीसीओडी बोला जाता है कि मतलब अब बीमारी मैनिफेस्ट कर गई है, तो ये पीसीओडी है। बहुत लड़कियों में पीरियड रेगुलर हो रहे हैं, उनके कंसेप्शन भी हो गए, बट एवरी टाइम अल्ट्रासाउंड वाला बोलता है पीसीओएम है। अब वो वरी करती है, मैम मेरे को तो पीसीओएम, मैं क्या करूँ? डोंट वरी, अगर सिम्टम नहीं है तो पीसीओएम को पड़ा रहने दो। वो तंग कब करेगा? जब आपका लाइफस्टाइल खराब होगा, मतलब वेट गेन होगा, आप ज़्यादा जंक फूड खाने लगेंगी, बैड लाइफस्टाइल, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, अब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक्स नहीं कर रहे, तो वो मैनिफेस्ट करेगा। अब कमिंग की यंग लड़कियों में बहुत कॉमन है, हम लोग खुद ही परेशान हैं इस बात से, क्योंकि सिडेंट्री लाइफस्टाइल। एक जमाना था बच्चे घर में नहीं बैठते थे, चाहे घर के बाहर वो चीटी धप खेल रहे हैं या छुपा वाला गेम्स खेल रहे हैं, पर आजकल बच्चे, छोटे बच्चे भी, 2 साल का बच्चा भी, माँ उसको पकड़ा देती है मोबाइल के, चुपचाप बैठा रहे, तो उसको छोटी उम्र से आदत पड़ जाती है या तो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर या बैठ के गेम्स खेल रहे हैं। अब वो गेम्स खेलना, बैडमिंटन, टेनिस, जो बच्चों का लाइफस्टाइल अच्छा होता है, उनको पीसीओडी कभी मैनिफेस्ट नहीं होता। बैलेंस फूड खाते हैं, जंक फूड बहुत कम खाते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं आजकल जो जंक फूड ना खाए, लेकिन अगर प्रिंसिपली तुम हफ्ते में 1 बार या 2 बार खा रहे हो तो इट इज़ नॉट सेड टू बी अनहेल्दी, बाकी टाइम हेल्दी खाना खाओ। लेकिन अगर बच्चे 7 दिन फास्ट फूड्स मंगा के खा रहे हैं घर में, चाहे भले ही खाना बन रहा है या नहीं बन रहा, पर उनको नहीं खाना है, जब ये खाएंगे, हाई कैलोरी डाइट खाएंगे, हाई फैट डाइट खाएंगे, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म बॉडी का खराब होगा, वेट गेन होगा, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड लाइफस्टाइल, डेफिनेटली पीसीओडी का इंसिडेंस बढ़ता ही चला जा रहा है आजकल। किस तरह की एक्सरसाइजेस आपको पीरियड्स के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो ये सवाल देखिए, बहुत ज़्यादा अगर विग्रस लड़की कोई विग्रस एक्सरसाइज करती है लड़की, लाइक सिवियर जॉगिंग, साइकिलिंग, जिम, वो मेंसेस में नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसका पेन भी बढ़ जाएगा, फ्लो भी बढ़ जाएगा। बट वो जेंटल वॉक कर सकती है, अपना लाइट योगा कर सकती है, और अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ या ऑफिस की एक्टिविटीज डेफिनेटली कर सकती है। उसको बिल्कुल टाइट होकर चेयर पे नहीं बैठना है या बिस्तर पे नहीं लेटने की ज़रूरत है। बस एक आखिरी सवाल और, आपने जैसे डाइट की भी बात की थी कि डाइट में क्या नहीं लेना चाहिए, तो क्या कुछ ऐसी भी डाइट है जो एक शुरुआत से लेके आखिर तक लड़की को अपने फूड में शामिल ही करना चाहिए ताकि उसका मेंसेस भी अच्छे रहे, प्लस उसका आयरन डेफिशिएंसी जैसी कंडीशन ना आए? इसमें हेल्दी फूड में जैसे नॉर्मल आ गया, बैलेंस फूड, प्रोटीन भी खाना है, थोड़ा फैट्स कम होना चाहिए, शुगर मॉडरेट होना चाहिए,
plus fruits and vegetables, green vegetables, fruits like apple and pomegranate, इन सब से उसका आयरन मेंटेन होगा. एंड दे प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट्स टू द बॉडी. तो बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको दबाया जाता है. एंटीऑक्सीडेंट बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखते हैं. मैम पूरी कन्वर्सेशन में प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी बात हुई. अक्षरा ने भी सवाल आपसे किया था कि चाहे सैनिटरी पैड्स की बात करें, कप्स की बात करें, टेम्पूज की बात करें, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सैनिटरी में हमारी मदद करते हैं. तो हम जब एज ए मैन हम जब कभी मार्केट जाते हैं तो हमें वो ढेर सारे प्रोडक्ट सेल्स पर्सन की तरह वो देता है कि ये ले जाओ, आप ये ले जाओ. एट दिस सिचुएशन कन्फ्यूजन ये है कि हमारे लिए क्या सही है, कौन सा प्रोडक्ट सही है और किसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए. हम लोग ठीक है, शहर में आ गए, बड़े शहरों में आ गए, उसके बावजूद अभी भी हम पैड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. सैनिटरी पैड से आगे बढ़ने को हम तैयार ही नहीं है. तो मतलब क्या बैरियर्स हैं, क्यों हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, और या दूसरे प्रोडक्ट्स में पैड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और हम जब खरीदें तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए. ऐसे कई सारे कंफ्यूजन्स हैं जो रहते हैं हमारे दिमाग में. देखिए, पैड जो है कॉटन होना चाहिए, एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट होना चाहिए. ब्लेंडेड पैड्स भी आ रहे हैं जिसमें थोड़ा प्लास्टिक शीट वगैरह दिया जाता है, बट अगेन उनकी एब्जॉर्प्शन देखना बहुत ज़रूरी है. ये ना हो कि वो एब्जॉर्ब ना करें ब्लड को और वो स्पिल हो जाए और कपड़े खराब हो जाए. ठीक है. फिर जैसे मैंने अभी बोला कि रीयूजेबल और वॉशेबल सैनिटरी पैड्स आर अवेलेबल. भले ही हमारे अर्बन एरियाज में हम लोग नहीं देखते होंगे, बट जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हैं, गरीब विलेजेस हैं, तो उनमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो उनको बना के प्रमोट कर रही हैं. अब कमिंग टू टैम्पून, देखिए टैम्पून जो है बहुत कंट्रीज़ में अब नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये जाना गया था एक ज़माने में कि टैम्पून में ब्लड जो अंदर रह जाता है तो उससे एक तो इन्फेक्शन और टॉक्सिक सिंड्रोम पाया गया था. देयर वर सम डेथ्स आल्सो, जो पर सेप्सिस से डेथ हुई है लड़कियों की. प्लस दूसरा एक ये है कि टैम्पून जब यूज़ करते हैं तो मेंस्ट्रुअल ब्लड रिवर्स फ्लो होने का ज़्यादा रिस्क होता है और उससे एंडोमेट्रियोसिस जैसी एक बहुत खराब बीमारी हो जाती है लड़कियों को. तो टैम्पून शुड बी डिस्करेज्ड. पैड यूज़ करो. मेंस्ट्रुअल कप इज ओके बिकॉज उस कप में ब्लड कलेक्ट होता है, कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बॉडी में भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और रिवर्स फ्लो भी नहीं हो रहा. बट मेंस्ट्रुअल कप को फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए और जब मेंसेस ख़त्म हो जाए तो उसको वॉश करके, मे बी कुछ उसमें बिटाडिन टाइप में वॉश करके और क्लीन तरीके से रखना चाहिए. और ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए जो कि ज़्यादा कॉम्पेटेबल है बॉडी में. डॉक्टर, मुझे लगता है कि हम सभी ने लगभग जितने भी पहलू हैं उन सब पर डिस्कशन कर दिया है. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PMS के बारे में शायद हम डिस्कस करना यहाँ पर भूल गए हैं. बहुत सारी लड़कियों से मिलती हूँ तो बोलते हैं कि भाई 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है, सीवियर बॉडी पेन है, ये PMS की वजह से. तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बॉडी पेन होना, एक्नी होना पार्ट ऑफ PMS है. कई लड़कियों को फीवर आ जाता है बिफोर दैट. मतलब उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट करके टेम्परेचर चार्ट बना के दिखाया, फीवर आ जाता है. PMS को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट सेकेंड हाफ में गर्ल्स का ईस्ट्रोजन कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है और प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में लेथार्जी देता है. बॉडी पेन भी दे सकता है, फीवर भी दे सकता है, एक्नी बहुत कॉमन है, एक्नी भी दे सकता है. तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है. इसको बहुत ज़्यादा, बट हाँ, अगर ज़्यादा एक्नी हो रहा है तो स्किन स्पेशलिस्ट को मिल सकते हैं, वो कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक्सफोलिएशन वगैरह करते हैं. ऑयली स्किन में अगेन ज़्यादा एक्नी होती है, स्किन को ड्राई रखो, फ्रीक्वेंटली फेस वॉश करते रहो, ऑयली फूड कम खाओ, चेंज योर लाइफस्टाइल, थोड़ा लाइट योगा, वॉक्स, उनसे लिथार्जी, बॉडी पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी. खाने में अपना ऑयल एंड फैटी फूड्स कम करो, उससे अगेन स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है. थोड़ा फ्रूट्स एंड सैलड्स एंड वेजिटेबल्स खाने से अगेन स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है. तो उन सब में प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट थोड़ा कम रहेगा. अगर ऑलरेडी स्किन ऑयली है, बेशक लाइफस्टाइल से या जेनेटिक, तो उनमें एक्नी होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें बेस्ट होता है कि स्किन स्पेशलिस्ट की मदद ले लो ताकि कॉम्प्लेक्शन लड़कियों का ठीक रहे. बिकॉज एक्नी होती है, स्कारिंग होती है, यंग लड़कियां हैं, अभी ग्रो कर रही हैं, डेफिनेटली पेरेंट्स भी बहुत वरिड हैं कि इसका चेहरा खराब हो गया तो क्या होगा, लड़कियां भी वरिड हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और स्किन स्पेशलिस्ट की हेल्प लेने से अच्छा रहता है. मैम, इससे जुड़ा और पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है मेरा कि PMS के पहले ना मतलब महिलाओं का मूड स्विंग बहुत होता है. मैंने देखा ना, वाइफ को पहले तो समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ये क्यों, मतलब कोई बात नहीं है, चीज नहीं, अचानक है, फिर एग्रेशन, चिड़ापन क्यों हो रहा है. तो एट दिस सिचुएशन मूड जब स्विंग होता है महिला का, तो एज ए मेन हमको कैसे डील करना चाहिए और हम कैसे
उनको कंफर्टनेस दे सकते हैं कि भाई ठीक है कुछ नहीं हुआ, ओके सब। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, पर अगर गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करें तो वो थोड़ा काउंसलिंग करेंगी कि भाई जब तुम्हें इरिटेशन होती है अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लो, अपने को बिजी रखो, चाहे म्यूजिक सुनो, चाहे बुक्स पढ़ो, चाहे मेडिटेशन करो। तो उन सब से जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, अगेन हार्मोन्स की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह, यही मैकेनिज्म प्रेगनेंसी में भी होता है। प्रेगनेंसी में बहुत लड़कियां हैं जो मुझे पता है बर्तन फेंकती हैं, सामान तोड़ती हैं, ये इस लेवल तक आता है। तो वो ये हार्मोन रिलेटेड है। तो इसमें गायनोकोलॉजिस्ट 1:1 बैठ के काउंसलिंग कर सकती है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ इतनी अर्ली स्टेजेस में, फिर वो एक साइकियाट्रिस्ट लेवल लग जाता है और उसमें नहीं। और उसको फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वाइफ कि भाई ये प्रॉब्लम है उसको, तो उसके साथ थोड़ा जेंटली डील करें। फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए। कई बार बच्चों को भी बताना पड़ता है कि भाई मम्मी का ये टाइम आ रहा है तो मम्मी को ज़्यादा तंग मत करना। तो ये फैमिली सपोर्ट के साथ ठीक हो जाता है। डॉक्टर, इससे पहले कि हम अपने सेशन को एंड करें, 2 चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो हेल्दी पीरियड्स किन्हें कहते हैं, और आपके कुछ टिप्स कि हम अपने पीरियड्स को अच्छे से मैनेज कर पाएं। हेल्दी पीरियड यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 21 to 35 डेज के बीच में नॉर्मल मानी जाती है। बेशक 21 डेज होता है तो लड़कियां थोड़ी परेशान हो जाती हैं कि ख़त्म होता है और फिर 15 दिन में शुरू हो जाता है, बट 21 बुक्स के हिसाब से 21 to 35 डेज की साइकिल नॉर्मल मानी जाती है। नॉर्मल फ्लो 5 to 7 डेज तक नॉर्मल माना जाता है। इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि वो अपने को संभाल नहीं पा रही है, इतना पेनफुल नहीं होना चाहिए कि वो बिस्तर में ही पड़ी है, ऑफिस नहीं जा पा रही है, या पढ़ाई नहीं एग्जाम नहीं दे पा रही है, स्कूल नहीं जा रही है। ये डेफिनेटली एबनॉर्मल होते हैं। सो मेंस्ट्रुअल पीरियड नॉर्मल 21 to 35 डेज, नॉर्मल फ्लो 5 to 7 डेज, मैनेजेबल विद पैड्स, और इतना पेनफुल नहीं है कि भाई चलो थोड़ी हॉट वाटर बॉटल ले ली, हम स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए और अपने ऑफिस चले गए। ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी जाती है। अब मैनेज क्या करना है, जैसे मैंने बोला, लड़कियों को जब फर्स्ट टाइम शुरू होता है तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यस पीरियड शुरू होगा तो मेरे को मेंटली तैयारी है। फिर एक मेंस्ट्रुअल किट घर में तैयार होना चाहिए हर फीमेल के लिए, जिसमें वो अपनी डिस्पोजेबल पैंटीज और पैड या टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप एक संभाल के रखती है, उनको साफ रखना चाहिए। आजकल डेफिनेटली हम डिस्करेज करते हैं कि घर का कपड़ा यूज़ करो, लेकिन अगर कहीं घरों में यूज़ हो रहा है फॉर सम रीज़न तो उनको वॉश करके क्लीन करके पैकेट में रहना चाहिए। मेंस्ट्रुअल पैड्स भी, सैनिटरी पैड्स भी आजकल वॉशेबल आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है ज़्यादा एरियाज में जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उनके लिए ये प्रमोट किए जा रहे हैं। बल्कि लेडीज़ ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनको बना रही हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और उन्हें समझाया जाता है कि ये पैड को यूज़ करके धो के सुखा के रखो। तो ये एक तो किट हो गया। और मेंटली हम तैयार हैं कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर लड़की को अपना मेंसेस ट्रैक रखना चाहिए। शी शुड बी नोइंग कि यस ये मेरी डेट है और नेक्स्ट पीरियड मुझे अब इस समय आना है, सो दैट जहाँ भी वो जाए, अपने जॉब पे जाए या सोशल गैदरिंग में जाती है, शी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हाँ मेंसेस शुरू हो सकते हैं, और उसको अपना पर्स में कैरी करना चाहिए ताकि वो अनअवेयर ना पकड़ी जाए कि हाँ भाई कपड़े स्टेन हो गए, बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। तो इस तरीके से मेंसेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हैवी है, बहुत पेनफुल है, मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो देखा आपने कितने आसानी से डॉक्टर प्रतिभा ने हम सभी के सवालों के आंसर दिए हैं, और मुझे ये लगता है कि हमारी ऑडियंस अगर ये देख रही है शो और जो भी सवाल उनके मन में थे ना, उन सब के आंसर उन्हें आज मिल गए होंगे। सो एक बार फिर से डॉक्टर प्रतिभा आपका और आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस खास सेगमेंट का हिस्सा बने। आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी हमसे पूछना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी।